अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमेरा में स्वागत है। मैं हूं हुमेरा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक से चैप्टर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहले बताया गया है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था और ये दो गुटों के बीच लड़ा गया था। और वो दो गुट कौन से थे? वो थे मित्र शक्तियाँ और केंद्रीय शक्तियाँ। मित्र शक्तियों में कौन कौन से देश आते थे? मित्र शक्तियों में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस आता था और केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की आते थे। तो इन दोनों गुटों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का अंत जो है वो नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ हुआ। जब जर्मनी की पराजय हुआ उसके साथ ही 1918 में हुआ था इसका अंत। फिर जून 1919 में वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र शक्तियों ने कई अपमानजनक शर्तें थोपी थी। और जैसे कि कैसी शर्तें थोपी थी? जैसे युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाना और युद्ध में हुए क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार मानना और जर्मनी को सैन्य विहीन करना, सारे उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला का मित्र राष्ट्रों में आपस में बांट लेना, ये आदि जो है शर्तें थोपी गई थी। फिर उसके बाद वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी में वायमर गणराज्य की स्थापना हुई, जिसे कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। जैसे कि वर्साय में हुए अपमान के लिए वायमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया। हर्जाना देने के कारण आर्थिक क्षति पहुंची। उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया गया। उनका मजाक उड़ाया नवंबर के अपराधी कहकर। वायमर गणराज्य में हिमायतों में समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। ठीक है, ये याद रखना है कि कौन से खेमे के लोग थे। तो ये इन 3 खेमों के लोग थे। जर्मनी को अति मुद्रास्फीति क्या होती है? एक ऐसी स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं या मुद्रा का मूल्य काफी घट जाता है, तो उसको कौन सी स्थिति कहते हैं? उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। तो जर्मनी को अति मुद्रास्फीति से जूझना पड़ा था। और फिर उसके बाद इसकी वजह से लोगों का विश्वास वायमर रिपब्लिक से उठ गया और वे एक इंतजार में थे जो उन्हें उनके दुखों से छुटकारा दिला सकता था। जर्मनी के संसद को राइखस्टाग के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? राइखस्टाग। फिर उसके बाद 1932 में हिटलर की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उमड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद 30 जनवरी 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। 22 फरवरी 1933 को अग्नि अध्याय देश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा करना जैसे नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। फिर उसके बाद 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई, जब अमेरिका का शेयर बाजार मीन्स वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धाराशायी हो गया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेष अधिकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के द्वारा शासन चलाने का विशेष अधिकार प्रदान किया गया। इसको सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ का ही विशेष अधिकार दिया गया। नाज़ी पार्टी के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर उसके बाद अगर हम पढ़े तो जर्मनी में हिटलर के उदय के क्या क्या कारण थे, कि किस कारण से जर्मनी के अंदर हिटलर का उदय हुआ। तो एक कारण ये है कि वर्साय की संधि शर्तें, कि जो शर्तें रखी गई थी, आर्थिक महामंदी, बेरोजगारी, सर्वघटा कारण का भय, नाज़ी प्रोपेगेंडा, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। नाज़ी प्रोपेगेंडा,
आमूल परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट, वाइमर रिपब्लिक की कमजोरियां, ये सारी चीजें थी। फिर उसके बाद नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, जो नाजी लोग थे उनका विश्व में दृष्टिकोण कैसा था? तो नाजी श्रेष्ठताएं, शुद्ध और नादिड आयों का समाज, जीवन परिधि यानी लेबेनस्ट्राउ, अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना। नाजी कल्पनालोक यूटोपिया में जो था कि सक्षम नेतृत्व, राष्ट्रीय समाजवाद का उदय, ये था नाजियों का दृष्टिकोण। फिर उसके बाद नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, जो नाजी जर्मनी है उसके अंदर युवाओं की स्थिति कैसी थी, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर युवाओं की स्थिति कैसी थी। तो जर्मनी और यहूदियों के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे। नाजी जर्मनी में जो जर्मन हैं और यहूदी हैं उनके बच्चे एक साथ बेंच पर या फिर कहीं पर भी नहीं बैठ सकते थे। जिप्सियों शारीरिक रूप से अक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल पाठ्य पुस्तक को फिर से लिखा गया जहां नस्ली भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। 10 साल की उम्र के बच्चों को युगफोंक में दाखिल करा दिया जाता था, जो एक युवा संगठन था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर युद्ध की सदस्यता अनिवार्य दी गई। फिर उसके बाद अगर हम पढ़े तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी जर्मनी में या फिर नाजी, तो लड़कियों की अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया जाता था। महिलाओं का नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर करना और बच्चों का नाजी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। किनको? महिलाओं को सौंपा गया था। 1933 में हिटलर ने कहा, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है? माँ। ये किसने कहा था? हिटलर ने। फिर उसके बाद असली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकानों में ज़्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे, चांदी और सोने के लगाए दिए जाते थे। लेकिन अवांछनीय बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंड किया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा कर मुंह पर कालिख पोत पूरे समाज में घुमाया जाता था। न केवल जेल बल्कि उनके तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए जाते थे। इतनी बुरी स्थिति थी महिलाओं की जर्मनी में। यह पेपर में पूछा भी जा सकता है। फिर उसके बाद नाजी प्रोपेगेंडा पढ़ते हैं कि ये है क्या और क्या है इसके अंदर। तो विशेष प्रकार के शब्दों का चयन, जैसे अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ में था ये समाधान। यूथनेजिया विकलांगों के लिए था। संक्रमण मुक्ति विशेष व्यवहार। दूसरा, लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाने को एवैक्यूएशन शब्द का चयन किया गया। नाजी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, इश्तिहारों, पर्चों का इस्तेमाल किया गया। पोस्टरों में दुश्मनों को शैतान के रूप में पेश किया जाता था और उन्हें नाजी ही बचा सकते हैं, ऐसी छवि पेश की गई। सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1929 में। ये याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1929 में शुरू हुआ था। सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान ने एक लिप्श्य पर हस्ताक्षर किए और ध्रुवीय शक्ति कहलाए। शक्तियों में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस के बाद में यूएसए भी इस गुट में शामिल हो गया। जब मित्र शक्तियों के अंदर फ्रांस,
ब्रिटेन और रूस, इन दोनों के बाद जो है यूएसए यानी रूस, रशिया भी इस गुट में शामिल हो गया। और मैंने आपको बताया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो ध्रुवीय शक्तियाँ और मित्र शक्तियों के बीच में लड़ा गया था। तो ध्रुवीय शक्तियाँ और मित्र शक्तियाँ ये है, और इसके अंदर ये देश शामिल हो गए थे। फिर अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया और आखिरकार जापान को भी घुटने टेकने पड़े। और जापान को भी क्या करना पड़ा, जापान को भी पूरी दुनिया के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि जो अगस्त 1945 में अमेरिका जो है उसने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे। 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जर्मनी और ध्रुवीय शक्तियों की हार से हुआ था। ठीक है, कब हुआ था इसका अंत? जब ध्रुवीय शक्तियाँ और जो जर्मनी है उसकी हार हो गई थी, तब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। हम एक अंक वाले प्रश्नों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा देश ध्रुवीय शक्ति समूह का देश है? तो कौन सा देश है जो ध्रुवीय शक्ति का समूह का देश है? वो है जर्मनी। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? किस संधि के द्वारा हुआ था? तो वर्साई की संधि के द्वारा हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का अंत। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कौन सी सरकार थी? वाइमर गणराज्य की सरकार थी। कौन सी सरकार थी? वाइमर गणराज्य की सरकार। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी आर्थिक महामंदी की शुरुआत? 1929 में। फिर उसके बाद जर्मनी की संसद को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? राइक्सटैग। राइक्सटैग कहा जाता है जर्मनी की संसद को। क्या कहा जाता है? राइक्सटैग। राइक्सटैग कहा जाता है। राइक्सटैग, ये याद रखना है। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर परमाणु बम गिराए, किस पर गिराए थे? जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में डैश ने जापान पर परमाणु बम गिराए। तो किसने गिराए थे? अमेरिका ने। किसने गिराए थे जापान में परमाणु बम? अमेरिका। ये आपको याद रखना है, ये ज़्यादातर पेपर में पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद हिटलर की गुप्तचर पुलिस का नाम डैश था। तो क्या था? गेस्तापो। क्या था हिटलर की गुप्तचर पुलिस का नाम? वो था गेस्तापो। ये आपको याद रखना है, गेस्तापो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, डैश में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना जनवरी 1933 में। ठीक है, फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1934 से लेकर कब तक चला था? 1945 तक चला था। 1945 तक चला था। युंग फोंग क्या था? युंग फोंग क्या था? तो युंग फोंग जो है 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नात्सी युवा संगठन था एक। ठीक है, ये याद रखना है, 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नात्सी युवा संगठन। फिर उसके बाद सर्वहाकरण किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं सर्वहाकरण? समाज के मध्यम वर्ग का गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना सर्वहारण कहलाता है। ठीक है, ये इसका आंसर था। फिर उसके बाद मित्र राष्ट्र के किसी एक देश का नाम लिखे। तो कितने देश थे? 4 देश थे। अमेरिका था, फ्रांस था, रूस था, ब्रिटेन था। तो इन चारों में से कोई सा भी नाम हम लिख सकते हैं। नवंबर के अपराधी किसे कहा जाता था? मैंने आपको पूर्व बताया था कि नवंबर का अपराधी कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था? नवंबर का अपराधी जर्मन
समाजवादी, कैथोलिक एवं डेमोक्रेट खेमे के लोग जो वाइमर गणराज्य के हिमायती थे, इनको नवंबर के अपराधी कहा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद आखिरी प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार कर लिया था? तो किस प्रदेश पर अधिकार कर लिया था? राइनलैंड पर। किस पर? राइनलैंड। ये आपको याद रखना है। तो अमेरिका को आपको सही से दिखा देती हूँ। यहाँ है अमेरिका और इसके थोड़ा साइड में जाएंगे तो ये जो है ये पूरा जो एरिया है ये यूरोप के अंदर आता है। और यूरोप में यहाँ पर है ब्रिटेन, यहाँ पर है जर्मनी, यहाँ पर है ऑस्ट्रिया, यहाँ पर है इटली और यहाँ पर है फ्रांस। ये पाँचों के पाँचों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके बाद थोड़े से साइड में जाएंगे इंडिया के ऊपर, ये इंडिया है और इंडिया के ऊपर अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर है यूएसएसआर यानी रूस। और फिर उसके बाद ये जो रूस है, रूस के हम थोड़ी सी साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर है जापान। जापान, ये जो जितने भी इसके अंदर हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। ये पेपर में पूछ ली ही जाते हैं अक्सर और आ ही जाते हैं, तो आप इनको कर लीजिए, अच्छे से याद कर लेना कि कौन सी जगह कहाँ पर है। और आज के चैप्टर में यही था और आज की वीडियो यही थी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमेरा को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।